गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर की चर्चा कर रहे थे। सेकेंड पेपर में भी हम अवकल समीकरण भाग 1 के बारे में सीएफ और पीआई का जो यूनिट है उस यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको बोलते हैं पूरक फलन और पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको बोलते हैं पीआई, तो सीएफ के जस्ट बाद पीआई ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड पर अपन चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम में आज मैं कुछ और एडिशनल मेथड के रूप में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ले चलता हूं वापस एक अगले क्रम में कि पीआई ज्ञात करने की विधियों में कौन सी प्रचलित विधि नेक्स्ट आ रही है। जैसे हम पढ़ चुके थे पूर्व में साइन एक्स या कोस एक्स, ई पावर एक्स और एक्स पावर एन। उसके साथ कुछ एडिशनल टर्म में हम देखेंगे, जैसे ई पावर एक्स ऑलरेडी आपको पता है पीआई के रूप में आया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वापस से जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहां बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क किया हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो दिख रहा है आपको उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर के साथ में आ रहा है। कुल मिला के आपको जो समझाना मैं चाह रहा हूं वो ये है कि इस क्रम में एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखिए होमोजीनियस का टाइप आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आ रहा है। यहां तक भी मैं बताऊंगा, बट एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का ये जो टर्म आ रहा है ये इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ये सिंगल टर्म था, मतलब या तो ये e की पावर x में था, या तो ये sin x में था, या फिर ये cos x में था, या x पावर n के रूप में आया। अब की बार ये ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब की बार ये मिक्स वर्जन में आया है। मतलब क्या है वो देखिए एक बार, ये एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स आया है। तो अगले क्रम में आपको ये बताना चाह रहा हूं, LHS में एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहां ये होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये d2y अपॉन dx स्क्वायर के साथ में केवल एक्स स्क्वायर ना हो कि x हो, तो आपको एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होमोजीनियस का प्रकार है। तो RHS का पद जो लिखा है एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया आपको अगले स्टेप में दिख भी रहा होगा कि अगले स्टेप में हमने ये किया है कि z इक्वल टू लॉग एक्स, जो लॉग एक्स दे रखा है अगर 2 के मल्टीपल ऑर्डर में आता है, 2 के गुणन क्रम में आता है, तो लॉग एक्स को आपको मानना है z। तो अब आप लिख पाओगे x बराबर e पावर z, मतलब e को आधार बना दिया तो आप इसको ऐसा लिख पाओगे। अब याद रखना मैं यहां साइड में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस पद को आप d और d माइनस 1 लिखते हैं। आगे से क्रम में ध्यान रखना है x dy अपॉन dx के पद को आप लिख पाओगे केवल d, मीन्स d के साथ y। यहां ये भी y के टर्म में आएगा, दोनों y में, तो लास्ट में हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन याद रखना इस पद को हम ऐसा लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का पद लिख पाएंगे हम d और d माइनस 1। तो उसी क्रम में हमने लिखा, आप देखें यहां नंबर 1 d एंड d माइनस 1। तो d माइनस 1 को लिखने का जो प्रकार था, तो d माइनस 1 लिखने के बाद में एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx को लिखा हमने d और माइनस 3y को कॉमन लेने के बाद। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, इसको लिखा e पावर z, तो e पावर z ही लिखा। ये देखिए एक्स स्क्वायर वॉज देयर, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे e पावर 2z, इसलिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का ये जो पद आपको दिख रहा है इसको बदल करके हमने लिखा e पावर 2z डॉट z। सो कीप इन योर माइंड, एंटायर टर्म को चेंज करने के बाद में आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देखते रहिएगा। तो d को d माइनस 1 ब्रैकेटिंग टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का d आपका यथावत है, माइनस का 3 भी यथावत है, तो d का तो हो गया d स्क्वायर माइनस का d, तो ये सॉल्व करने पर ये लिख पाओगे आप d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू z और e पावर 2z।
अब हम सबसे पहले निकालेंगे CF। सबको पता भी होगा, इसके बहुत सारे पहले क्वेश्चन में अपन CF ऑलरेडी निकाल चुके हैं। CF निकालने का पैटर्न क्या होगा, D की जगह पे M निकालना पड़ेगा, तो उसको लिखते हैं AE इक्वेशन, मतलब हुआ सहायक समीकरण, या इसको कहा जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां D आपको दिख रहा है वहां पर हम लिखेंगे M, मतलब कुल मिला के D की जगह पे क्या यूज होगा, M। तो ये हो जाएगा m² माइनस 2m माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 हियर। अब m के दो मान, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, m के मानों की तुलना करने पर, या m के मान हम जो निकाल रहे हैं ये हो जाएगा, एक तो m-3 साधारण द्विघात समीकरण है, एक हो जाएगा m+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो m के दो मान मिले हमको, क्या मिला, m बराबर 1 3, एक मिला -1। ये जो दो वैल्यूज m की आई है, या दो मान m के जो मिले, उस आधार पर CF आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन निकालने की जो विधि है। अब याद रखना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए का ये पार्ट बने, तो आपको CF ही पूछा जाएगा, PI तक नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर PI का क्वेश्चन आता है तो नो डाउट CF निकालने के बाद ही कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दोनों को ऐड करने का रहेगा। तो पहले CF निकालने का ये पैटर्न रहा कि आपको CF में दो मान या रूट्स मूल निकालने हैं, ये 3 और -1 आया। अब आप लिखोगे विधि C1e⁻m1x मतलब 3x प्लस C2e⁻m2x मतलब -x। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। ऑलरेडी हमने फर्स्ट इंडिकेट कर दिए तो हो गया सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं आगे PI निकालने की विधि। PI को कैसे निकालें, उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा। एक शॉर्ट में आप बात करें तो PI हम बाद में निकालें, उसके पहले CF को आप थोड़ा सा देख लें, जज कर लें ये कैसे आया, किस ऑर्डर में आया। तो ध्यान से इस चीज को समझे आप कि ऐसा जब भी हो रहा है, मीन्स CF के साथ PI निकालने की विधि जब भी आ रही है तो करना कुछ नहीं है, जो एंटायर फंक्शन आपने लिया था e⁻2z, ये जो लिया था आपने .z अपॉन पूरे फंक्शन को लिखा जाता है। फंक्शन को लिखने का मतलब d-3 और d+1 मतलब d² और -2d, इस वाले पार्ट को, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं ब्लैक कलर से, इसको देखिए आप। तो इस पार्ट में आपको क्या करना है कि d-3 और d+3, d+1, d-3 और d+1, इस पार्ट को नीचे f ऑफ d रखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होगा PI का, PI इक्वल टू, इसको देखिए आप, इसी पार्ट को हमने यहां लिया है नीचे। तो PI का फॉर्मूला क्या था, फंक्शन PI मतलब जैसे यहां पर है e⁻2z और .z, तो नीचे आ जाएगा fd, फंक्शन d के रूप में नीचे आ जाएगा। लेकिन d के रूप में किसी फंक्शन को नीचे लिखना, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ d-3 और d+1 रखना। हल करने का जो पैटर्न है आगे बना हुआ वो ये है, e⁻2z को आगे रखें। अब मैं एक विधि भी बता दूं इसमें क्या है, एक नया पैटर्न आ गया, थोड़ा साइड में देखें, मैं फोटो को क्रॉप करके वापस बता रहा हूं। तो इसमें मेथड ये आता है कि जब कभी भी, ध्यान रखें, e⁻2z लिखा हुआ है .z, तो e⁻2z को अलग कर देना है, जो कि अपन ने किया है e⁻2z। अब मैं z को ऊपर रख रहा हूं और नीचे d की जगह पे ये e⁻2z में जो चर राशि है z, उसके साथ का गुणांक वो है आपका यहां पर 2, तो यहां आ जाएगा d+2 और d+2 -3, ये पूरा हो गया। मतलब कुल मिला के d की जगह d+2 रखना है। यहां पर सेम वही आएगा, ये भी आ जाएगा d+2+1। देखिए ध्यान से, तो अब फलन का मान बदल करके क्या हो जाएगा, e⁻2z। मैं नेक्स्ट पेज में इसको ले रहा हूं, देखें, PI इक्वल टू e⁻2z.z अपॉन, ये आ जाएगा आपका, एक बार वापस देख लेते पेज को,
डी प्लस टू माइनस थ्री, नीचे देखें डी प्लस टू माइनस थ्री, ये बनेगा डी माइनस थ्री। इट मीन्स ये बनेगा डी माइनस थ्री, सॉरी हम x की जगह पे लिखेंगे डी माइनस थ्री, डी माइनस, जस्ट वेट, डी माइनस वन। प्लस माइनस करने के बाद थोड़ा पेज को रोटेट करते रहें ताकि अगली स्टेप गलत नहीं हो, डी माइनस वन, और प्लस में आ जाएगा डी प्लस थ्री। उसका भी रीजन है, देख लीजिएगा, डी प्लस टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका डी प्लस थ्री। ओके, यहां से सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ऊपर का जो चर राशि गुणांक आपका आ रहा है वो है z, केवल z, इसको x के बराबर माने, तो z आए, 2z आए, z की पावर 2 आए, इसको अपन को x पावर n जैसा सपोज करना है। तो 1 प्लस x टू द पावर n के रूप में बचे हुए पार्ट को नीचे से ऊपर ले जाना है। मतलब ये हुआ कि इसको देखें ध्यान से, मतलब अपन को ये करना है e पावर 2z और z अपॉन, या हम क्या करेंगे देखें ध्यान से, तीन को कॉमन निकाल देते हैं पहले ब्रैकेट, मतलब दूसरे ब्रैकेट से 3 को बाहर ले लेते हैं, ये 3 बाहर, तो क्या बचा वो देखिए आप, 1 प्लस डी अपॉन 3। उसी तरह इस वाले ब्रैकेट में से -1 को बाहर लिया तो माइनस का 1 बाहर आ गया, यहां क्या बचा देखिए ध्यान से, माइनस का 1 बाहर आ, 1 माइनस डी, ब्रैकेटिंग फॉर्म जो आ रहा है, ब्रैकेटिंग फॉर्म 1 माइनस डी टू दी पावर 1। ओके, बहुत इजी है। अब e पावर 2z को यथावत रखें, ऊपर का z भी यथावत आ गया, दोनों पार्ट, हाँ नीचे -3 को बाहर ले लें, -3 को d के साथ या z के साथ, अब ये दोनों जो नीचे के ब्रैकेट हैं उनको शिफ्ट कर देंगे ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी बाय 3 टू दी पावर -1, यहां जाएगा 1 माइनस डी टू दी पावर -1। तो e पावर 2z अपॉन -3 एंड z, इसको ओपन करने की जरूरत पड़ेगी 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो 1 माइनस डी अपॉन 3, क्योंकि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n आ जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करने का तरीका आना चाहिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये अगला पद है आपका। लेकिन अगले पद में ये जो दूसरा पद है वो x है, इसकी पावर 2 है, यहां पर दूसरे पद की पावर आ जाएगा, ये रहा d बाय 3, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये इसकी पावर 2, इसका मतलब हुआ d स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन पहले बताया है यहां z की पावर केवल 1 है, अगर उसका 2 बार अवकलन करोगे तो 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, इसलिए इसको 1 माइनस डी बाय 3 ही रहने देना है, मल्टीप्लाई बाय, यह आ जाएगा 1 प्लस डी। आगे के पदों को छोड़ने पर उच्च गुणांक वाले ओपन किससे किया, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, साइड में फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो e की पावर 2z अपॉन -3 एंड z, दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसमें भी डी स्क्वायर का जो उच्चतम गुणांक आएगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो 1 प्लस डी यथावत रहेगा, माइनस, पहले तो 1 का गुणा दोनों के साथ किया, अब माइनस डी बाई 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस का डी बाई 3 बचेगा, माइनस डी इंटू डी, ये बचेगा आपका डी स्क्वायर, तो इसको छोड़ देंगे हम, अगेन e पावर 2z अपॉन -3, z आपका यथावत, ये बचेगा, देखते जाएं, 1 प्लस डी माइनस का डी बाय 3, इसको अगर आप सोल्व करें तो ये बचेगा d माइनस डी बाय 3, सो व्हाट डिड येट 3 एज इट इज, 3d माइनस डी बचेगा 2d, 1 प्लस 2d बाय 3, आगे के पदों को छोड़ने पर z को अब सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं अगले पद में कर रहा हूं,
ई पावर 2z अपॉन माइनस 3, ई पावर 2z अपॉन माइनस 3z यथावत आपका, और ये बचा था 1 प्लस 2/3 इंटू डी प्लस आगे डैश 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 z को आगे हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते जाइएगा। e पावर 2z अपॉन माइनस 3, नाउ z विल मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर z को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आपका फॉर्म क्या बनाएगा, देखें z को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये बचेगा z प्लस 2/3 का कुछ करना नहीं है, z का एक बार अवकलन z के सापेक्ष करें तो ये हो जाएगा 1, मतलब फिनिश। ये हो जाएगा आपका e पावर 2z अपॉन माइनस 3 इन द ब्रैकेट z प्लस 2/3। अब अगर आप याद करें तो z को हमने माना था log x, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज e पावर 2z अपॉन माइनस 3, z को लिखेंगे log ऑफ x प्लस 2/3। एक दिक्कत और है, e पावर 2z को भी बदलना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है मैंने राउंड किया है, e की पावर 2z ये क्या था, एक्स स्क्वायर, स्टार्ट में हमने लिखा था, तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 3, ये बचेगा आपका log x प्लस 2/3। तो log x प्लस 2/3 आ गया आपका pi का मान। अब क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन या लिखे CS, कुल हल क्या होता है मैंने बताया आपको, CF प्लस PI, ये आपका पूरा हल कहलाता है, दिमाग में रखें। तो CF प्लस PI को क्या लिखेंगे अब, CS इक्वल टू, CF का मतलब हो गया C1 e पावर 3x प्लस C2 e पावर माइनस x, ये था आई थिंक, चेक कर लेते हैं हम, देख लीजिएगा CF एग्जैक्टली वही है, तो हम एक बार वापस मूव करते हैं, प्लस PI का मतलब था एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 3, अभी जो हमने लास्ट निकाला इक्वेशन नंबर 2 जो मैं मार्क कर रहा हूं, सॉरी 3, ये हो जाएगा log x प्लस 2/3। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट योर एंटायर सॉल्यूशन। तो एक बार वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं हम, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, देखते जाइएगा। सबसे पहले स्टार्ट में हमने क्वेश्चन को लिखा, पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये पार्ट था आपका, देखते जाइए। ये log x को माना हमने z के बराबर, तो x का मान हो गया e पावर z, तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया e पावर 2z। वेरी इंटरेस्टिंग हियर, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखा हमने d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, मतलब एंटायर टर्म को लिखा, कुल मिला के एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखा है यहां पर हमने d माइनस 1। तो उस क्रम में हमको पूरे समीकरण का प्रारूप मिल गया, d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू z और e पावर 2z। तो इस वाले पार्ट को हल करने का पैटर्न हम आगे सीख रहे हैं, क्योंकि CF तो आपको आता है। तो e की पावर 2z में क्या किया, e की पावर 2z को आगे ले लिया, z अपॉन जहां d, देखिए पूरी समीकरण थी d माइनस 3 और d प्लस 1, तो d की जगह पे d प्लस 2, z के साथ वाले गुणांक को हमने रखा d प्लस 2 और माइनस 3 d प्लस 2 प्लस 1। आगे जाके इन पदों को आप लिख पाओगे, नीचे 3 को कॉमन लेने पर यह पद आ गया आपका इस रूप में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के रूप में। ध्यान यह रखना है कि z का गुणांक, z की पावर यहां पर 1 आ रही है, इसलिए केवल d का पद होना चाहिए, d स्क्वायर के पद को हम क्या मानेंगे, इग्नोर करेंगे, कुल मिला के उसको लेट गो करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो d स्क्वायर के पद को छोड़ने पर केवल d आया, केवल d का मतलब हुआ एक बार अवकलन, एक बार अवकलन करने पर आपको आगे का पद pi का जो पद था वो इक्वेशन नंबर 3 के रूप में मिला। अंतिम रूप से हल करने में हम समीकरण 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आ गया एंटायर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एंटायर सॉल्यूशन ऑफ CF प्लस PI। तो ध्यान रखना CF PI का कुल योग आपका एंटायर सॉल्यूशन कहलाता है। मैंने आज आपको बताया एक्स स्क्वायर और log x का पद, कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर log x का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता नहीं है,
लेकिन ई की पावर एक्स और एक्स का फॉर्म बनाना पड़ेगा, ई की पावर जेड और जेड का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो एक नया फॉर्मेट आपके सामने आ गया। सो कीप इन योर माइंड, हम अगली क्लास में फिर से एक और पैटर्न के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।